हेलो स्टूडेंट्स। तो सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि हम लोग का लेक्चर्स जो थे अभी बहुत पहले आने चाहिए थे, लेकिन अभी बहुत लेट आ रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि थोड़ा बोर्ड शिफ्टिंग का काम था, तो उसकी वजह से लेक्चर्स डिले हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने सिलेबस पे टिके रहेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पुराने रिकैप के साथ कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था उस सारे चैप्टर्स में, पुराने लेक्चर्स में। तो ये है साइंस का सेकंड लेक्चर, और प्रीवियस लेक्चर जो था आपका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग ने ग्रेविटेशन के बारे में देखा था, कुछ और नई नई चीज़ें देखी थी। ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में आपने क्या क्या देखा था, उस सारी चीज़ों का एक रिकैप, छोटा सा रिकैप लेते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी थी, है ना। डेफिनेशन देखा था कि ग्रेविटेशन होता क्या है, एक बार रिकैप के साथ देखते हैं। ग्रेविटेशन क्या था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो कि दो मासेस के बीच में लगता है, m1 एंड m2। ठीक है, m1 एंड m2, किसी भी दो मासेस के बीच में जो एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी उसमें होता है। ठीक है, डायरेक्शन या आगे और अच्छे से पढ़ोगे, बस इतना समझ लो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कौन सी, कोई भी, जैसे 2 न्यूटन या जो भी ये फोर्स होता है, ये फोर्स का जो वैल्यू होता है वो। ठीक है, और डायरेक्शन मतलब वही कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन। ठीक है, आगे आप वेक्टर में बहुत और अच्छे से पढ़ोगे। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ पे होने वाले मोशन को, जो मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने तीसरा देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वही जो सर्कुलर मोशन होता है वो इंटरनली सेंटर मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक है, उस ट्रैक में इंटरनली एक फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेटेड फोर्स रहता है जो बार बार उसको सेंटर की ओर बाउंडेड रखता है। यानी अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सेंटर ओरिएंटेड रखने के लिए, मतलब सेंटर ओरिएंटेड मतलब कि सेंटर के साथ वो लगा रहे, है ना, तभी तो सर्कुलर परफॉर्म कर पाएगा। अगर सेंटर से कोई फोर्स ना उसको खींचे तो वो यहाँ से ऐसे जा कर के इस साइड चले जाएगा, मतलब अपने सेंट्रिक पाथ से निकल जाएगा, तो वो सेंट्रल फोर्स कैसे रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ जो डेफिनेशन उसका अच्छे से दिया है, पुराना वाले लेक्चर को आप देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, टॉपिक वाइज कैप्लस के तीनों लॉ, कैप्लर्स लॉ। ठीक है, उसमें पहला लॉ क्या था हम लोग का, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट। ये हम लोग का जो वो था उसमें था। ठीक है, पहले लॉ में। दूसरा लॉ था एरिया, लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया, जिसमें क्या था कि जो ये प्लैनेट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तीसरा लॉ क्या था, तीसरा लॉ था कि इसका जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इसके रेडियस के क्यूब के जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। मतलब कि जितना इसको टाइम लगेगा रिवॉल्व होने में और जितना उसका रेडियस है उसका क्यूब, इन दोनों में आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, इसी में हम लोग को फार्मूला डिराइव हुआ था कि जो फोर्स होता है वो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, r डिस्टेंस, r क्या है हम लोग का, डिस्टेंस ऑफ टू, डिस्टेंस बिटवीन और डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये m1 है फर्स्ट मास, m2 है सेकेंड मास, r है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g क्या है हम लोग का? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और क्या पढ़ा था हम लोग ने? और हम लोग ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो था, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकालना था F = mv²/r। ठीक है, ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला को देखा था। ठीक है, अगर इन सबको डिटेल में पढ़ना है तो आप पुराना वाला लेक्चर देख सकते हो। अभी इसको मैं रफ करता हूँ। और आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पे पढ़ेंगे जो कि ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर जो आपका होगा वो पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और उसमें हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम लोग को पता चला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स जो है वो अदर प्लैनेट्स पे वेरी करता है, मतलब अर्थ पे उसका अलग फोर्स होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा। तो हम लोग अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल वैल्यू की जो जी है उसकी वैल्यू की कैलकुलेट करेंगे, जो कि स्मॉल जी होता है। ठीक है, वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जी क्या होता है, फोर्स क्या होता है हम लोग का? पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी m1 m2/r²। अब देखो m1 मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मास, और m2 जो है हम लोग का अर्थ का मास है, मास ऑफ एन अर्थ। मास ऑफ एन अर्थ, और r जो है वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी रेडियस। देखो एक अर्थ है हम लोग का, अब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बताओ इसकी अब इतनी छोटी सी डिस्टेंस निकालेंगे या फिर अर्थ से रेडियस निकाल लेंगे, बस हो गया। क्योंकि वो जो डिस्टेंस है छोटी सी, ये वाली जो डिस्टेंस है हम लोग dt बोलते हैं, सॉरी dx बोलेंगे, एकदम छोटा सा डिस्टेंस है ना। d यानी कोई स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल d लगाते हैं। ठीक है, मार्कर चल रहा है dx, ये छोटा सा डिस्टेंस है, तो इसके डिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और इसके जो मास है, ये जो छोटा सा मास है m1 जो है, उसको भी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे m1 को निगलेक्ट कर देंगे और उसके डिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ रेडियस लेंगे। तो क्या हो जाएगा? g हो जाएगी m1, यानी m1 तो हट जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास इतना छोटा सा मास, अर्थ के सामने उतने छोटे से मास की वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो इसलिए सिर्फ m2 ही रहेगा। और m2 क्या है बताते हैं, और r का स्क्वायर। अब ये r जो है वो छोटे वाले डिस्टेंस को हटा दो तो क्या बचा? सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ बचा। तो यहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और m क्या है? मास ऑफ एन अर्थ। अब इसकी तीनों की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तीनों की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वही हम लोग का यहाँ पे फोर्स होगा। जो तो जी की क्या वैल्यू होती है? कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास की क्या वैल्यू होती है? एम की, हाँ हम लोग का 3600। और रेडियस क्या होता है? रेडियस है हम लोग का 6.4 इंटू 10⁻6। सॉरी, मास है हम लोग का 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6। 6.4 इंटू 10⁻6 ये हम लोग का रेडियस है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में कुछ और होगा। मास हम लोग का ग्राम। अब इसको सॉल्व करने के बाद यही जो F की वैल्यू निकलेगी ना, वो वही हम लोग का एक्सेलरेटेड फोर्स होगा। एक्सेलरेटेड मतलब यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा हम लोग का अर्थ पे। ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है वही बताते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास जो एक F की वैल्यू निकल के आएगी वो होती है 9.8, आई थिंक 9.77 कुछ होती है। उसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग 9.8 लेते हैं। ठीक है, यही हम लोग का स्मॉल जी होता है।
यही हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग के अर्थ पे कहीं पे भी जो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके सरफेस पे, ये इसका बाउंड्री वाला जो छोटा सा पार्ट है वो उसका सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल, वही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो 9.8 होगी। मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करते जाएंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात आएगी तो वहाँ पे जी लेंगे, एक्सेलरेशन, उसको ही एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के समय पे जो हम लोग का एक्सेलरेशन रहेगा वो हम लोग का रहेगा 9.8, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का अर्थ है। अब इस अर्थ में हम लोग यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके ऊपर जो जी की वैल्यू लगेगी वो अलग लगेगी, ठीक है। उसको अगर हम लोग और ऊपर लेके जाते हैं, यानी यहाँ पे अर्थ का सेंटर है ये, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, बहुत दूर लेके जाते हैं, तो क्या फिर भी हम लोग की जो जी की वैल्यू रहेगी वो जी 9.8 ही होगी? सोचो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आर था, ठीक है। हम लोग ने क्या लिया था, डिस्टेंस आर लिया था। अब जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो आर होगा प्लस उसमें कुछ हाइट और ऐड होगी, उसको एच बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच। उसके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1, यानी जो नया मास लिए रहेंगे, मान लो नेग्लेक्टेबल हो तो भी m ही रखेंगे, तो m2 अपॉन, अब हम लोग का डिस्टेंस क्या है, r प्लस एच का स्क्वायर, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हम लोग को जाके यहाँ पे ग्रेविटेशनल ये जो फोर्स मिलेगा वो हम लोग की स्मॉल जी तो नहीं होगी, जी ही होगी, लेकिन ठीक है। तो वही अलग एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब उस पर जो फोर्स होगा वो अलग होगा। और मान लो यही अर्थ है हम लोग का। अब इस अर्थ में ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का पहले कहाँ था, सरफेस के पास था, फिर सरफेस से बहुत दूर था। अब मान लो सरफेस के अंदर है, यहाँ पे है मट्टी, मतलब अंदर साइड में है, तो यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहला तो ये पूरा r हो गया, और ये जो स्मॉल वैल्यू है उसको मान लेते हैं d डिस्टेंस, ठीक है। तो r माइनस डी हो जाएगा। तो अब इसका जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा, जी m1 m2 अपॉन r क्या हो जाएगा हम लोग का, r माइनस डी, ठीक है। ये r माइनस डी क्यों किए का होल स्क्वायर, r माइनस डी क्यों किए, ये जो पूरा लेंथ होगा वो r होगा, और ये जो स्मॉल लेंथ होगा जिसके अंदर साइड में है ये यहाँ से, ठीक है, या फिर ये बोल दो, तो उसको माइनस करेंगे तो हम लोग को r माइनस डी वैल्यू मिलेगी। तब ये हम लोग का ये सॉरी ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये नीचे वाला डिस्टेंस d नहीं होगा, ये होगा नीचे वाला डिस्टेंस d, क्योंकि ये देखो ये इतना है, ये पूरी जो वैल्यू है ये पूरी r है, और ये जो पूरी वैल्यू है वो d है। तो r माइनस डी करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगी, और यही वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें हम लोग को सब चीज़ें कैलकुलेट करना है, या ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि हम लोग अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस के अंदर की ओर आते हैं तो हम लोग का जो वेरिएशन इन जी है, जो ग्रेविटेशन का फोर्स रहेगा अट्रैक्शन का, वो जो होगा वो चेंज होते रहेगा। मतलब ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो, और हाँ डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, पहले ये बताओ मेरे को। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। देखो फोर्स है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अगर r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है, और r घटेगा, r कम होगा, मतलब नीचे के साइड पे अगर हम लोग देखें तो r हम लोग की वैल्यू कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और r ऊपर की ओर जाएँ तो r बहुत दूर है, r जो है बहुत दूर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, बहुत घट जाएगा। याद रखना, तो इसमें हम लोग को क्या याद रखने की बातें हैं कि हम लोग जब अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग का जो फोर्स होगा वो कम होते जाएगा, और नीचे की ओर आते जाएंगे तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। तो जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। यही है वेरिएशन, बस इसको ही वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन मतलब चेंजेस। अब क्या है आगे, अब उसके बाद आता है हम लोग का मास और वेट की डेफिनेशंस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिए गए हैं। उसके बाद भी हम लोग पता करते हैं, और फ्री फॉल नाम की एक टर्म है, ठीक है। अब मास की बात करते हैं। मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या मास क्या होता है और वेट क्या होता है, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंट क्या होता है,
हम लोग किसी भी चीज़ को तौलते हैं, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो मास है वो 3 kg है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है यानी इंटरनल मैटर इसके अंदर कितना भरा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मास ऑफ दैट। मतलब इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है वही इसका मास कहलाएगा। लेकिन ये वैरी करेगा कैसे? अब देखो इस मास पे हम लोग एक जी की वैल्यू लगा देंगे। अब जैसे इस मास में हम लोग मान लो इसको अर्थ पे लेके चलते हैं, ठीक है, अर्थ पे, अलग अलग प्लेनेट पे लेके चलेंगे, मून पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो मून पे क्या होगा, इस मास पे जो यहाँ पे जी की वैल्यू ग्रेविटेशन लगेगा दो, तो देखो ये मास पहला ऑब्जेक्ट हो गया m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया m2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके वजह से ये जो जी की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे जो देखो मून के पास तो ग्रेविटेशन 0 ही होता है अप्रॉक्सीमेट, तो मतलब लगभग कम होता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कम होगा, है ना। और अर्थ पे क्या होगा, वो अलग होगा। अर्थ पे यहाँ पे जो फोर्स होगा वो जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 होगी। तो इसलिए अर्थ और मून अलग अलग जगह पे हम लोग का वेट जो है वो चेंज होता है। वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जी वही मास जो है ग्रेविटेशन mg होता है, वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। यही डिस्टेंस होता है। मास क्या होता है? m होता है नॉर्मल, उसके अंदर कितना अमाउंट है, और वेट क्या होता है कि उस पर जो ग्रेविटेशन, उस मास पे कितनी ग्रेविटेशन लगी है उसके इंक्लूडिंग। तो हम लोग के पास, हम लोग जो अर्थ पे जो वेट कैलकुलेट करते हैं ना, वेट जो कैलकुलेट करते हैं उसमें जी की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। लेकिन अगर दूसरे प्लेनेट पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को दूसरा एक वेट कैलकुलेटर बनाना होगा जिसकी जी की वैल्यू कुछ और हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लेनेट का वहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो अलग होगी। यही है मास और वेट में डिफरेंस, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। और आगे देखते हैं। हाँ, अब एक टर्म है नया, फ्री फॉल वाला टर्म। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल ये टर्म कहता है कि जब हम लोग कोई मतलब ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रीली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स fall, it is said to be free fall। मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यही फ्री फॉल। जैसे कोई पेन है, उसको डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिए तो उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगा, उस पर सिर्फ क्या लगा, जी की लगा। लेकिन हम लोग ने देखा होगा कि भी मतलब अभी तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से कोई फ़ैन ऑन है तो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसकी जो मतलब यहाँ पे एक अलग फोर्स लगेगा। समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m और वो नीचे गिर रहा है, और यहाँ से मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है ना, कोई फ़ैन ऑन है, तो यहाँ से एक अलग फोर्स लगेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरने के बजाय थोड़ा यहाँ पे जाएगा, है ना। तो बस इसको, अब इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं बोलेंगे, तो फ्री फॉल कहाँ पे हो सकता है? फ्री फॉल वैक्यूम में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वैक्यूम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, सिर्फ जी होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं जो आपको आगे बहुत ही काम आएगी, अभी तो नहीं लेकिन आगे बहुत ही काम आएगी, वो कि हम लोग का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो यूनिवर्सल या फिर किसी भी मैटर मतलब फाइट करने वाला मैटर नहीं है। जैसे ये वाटर मैटर हो गया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में फोर्स लग गया, ये देखो ये जो मैटर है वो वाटर है, मैटर बोले तो माध्यम है ना, मीडियम, यहाँ पे जो मीडियम है वो वाटर है, और एक मीडियम ले लिए अर्थ के अंदर ही जो हम लोग ने देखा था ना, मान लो ये पूरा सॉलिड है कुछ, तो उसके अंदर भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वहाँ पे भी जो जी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, अगर कभी अपने मौका मिला और आगे पढ़ोगे साइंस लेके, है ना, बहुत बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं 10th के बाद, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, यही जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों का जो फोर्स होता है वो चेंज होते रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होते उसमें पॉइंट चार्जेस होते हैं,
तो यहाँ पे वाटर मीडियम में डालेंगे तो अलग हो जाएगा, और स्टोन मीडियम में या किसी और मीडियम में डालेंगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन वाला, वो हर जगह वही होता है ग्रेविटेशन का, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। यही चीज़ें आपको अभी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी, ठीक है। आपके जो सिलेबस में वो चीज़ें क्या है, वो ये है, फ्री फॉल है, वेट है, मास है, ठीक है। हम लोग ने मास की डेफिनेशन देखी, वेट देखा क्या है, फ्री फॉल क्या है, और जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या है, यही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। क्या है जी 9.8 कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ पे जो जी, एम और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इन सब की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और उसको जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि जी की भी वैल्यू आपको पता है, एम की भी वैल्यू पता है, और ये आपने रेडियस की भी वैल्यू पता है, ठीक है। और क्या है, फिर उसके बाद आपको स्केप वेलोसिटी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। स्केप वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी है, बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये रहेगा आपका लास्ट लेक्चर। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में जा कर के। और इसमें आपको सबसे मेन चीज़ क्या है पता है, टेक्स्ट बुक रीडिंग। आप जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक रीड करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट की जो निचोड़ होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने निकाल दिए हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा दिए। फिर उसके बाद लेकिन आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जो एग्जाम्पल किसी के नाम ले करके, कोई बच्चा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो कैलकुलेट करना, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं कराएंगे, एक्सरसाइज में हम लोग भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग अपने पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप नहीं नोट डाउन कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको इन सब के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी है सब पी बोल दो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, mgh होती है, मतलब मास, और ये ग्रेविटेशन, और ये हाइट, ठीक है। और ये हम लोग की जो पी अर्थ के लिए है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी Gm/r का स्क्वायर, है ना, यही जो था फोर्स था ना, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले क्या, स्मॉल जी के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी, पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव साइन के साथ Gmm/r, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट का मास है m, ये अर्थ का मास मान लो m1 m2, ठीक है, और ये g है, यही है ग्रेविटेशन का ही फोर्स है। फिर ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, नेगेटिव साइन शो करता है कि वो अट्रैक्शन का, मतलब ये हम लोग अभी क्वांटिटीज़ में बहुत जगह देखेंगे ना, तो उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या डिनोट करते हैं, वो वैल्यू नहीं डिनोट करते कि -5 -10 ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्शन डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव साइन। देखा होगा आपने कभी एक्सेस, वो होगा क्या नाम है, ग्राफ के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा इस साइड पे जो पॉजिटिव होता है और इस साइड पे नेगेटिव साइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग की जो वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्शन है कि इस नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। ये आप लीनियर मोशंस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे, ठीक है। यही है हम लोग की पोटेंशियल एनर्जी, mgh, मास और ग्रेविटेशन और उसके हाइट पे बेस्ड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्केप वेलोसिटी की। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, देखो ये हम लोग का अर्थ है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे भी एक ग्रेविटेशन लग रहा है, जी लग रही है, यहाँ पे भी एक जी लग रही है ना, एक कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। लेकिन एक ऐसा रीजन आएगा अर्थ का एक ऐसा रीजन आएगा, ऐसा क्षेत्र आएगा, रीजन आएगा, जहाँ पे जो जी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसी को हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। मतलब वहाँ पे जो कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा उन दो ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब वहाँ से वो फ्री हो जाएगा, आउट ऑफ द स्पेस चले जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद वो स्पेस में अलग हो जाएगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बस उसको ही बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन दिया है स्केप वेलोसिटी का,
मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूँ, डेरिवेशन आप देख लीजिए, ठीक है। 2gm/r यही है वेलोसिटी का फार्मूला। अभी इसको कैसे निकाला गया है, इसको यहाँ पे एनर्जी की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रॉपर्टी से निकाला गया है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी और वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, उन दोनों को इक्वेट करके इसका वो दिया है। मैं इसके नोट्स में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अब आप एक छोटा सा रिकैप इसी लेक्चर में ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में आपको लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग ने क्या क्या देखा फटाफट। क्या देखे हम लोग ने, पहला अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन। और क्या देखा हम लोग ने, और देखा वेरिएशन इन जी, जी मतलब वही जो ऊपर और नीचे ग्रेविटेशन की जो वैल्यू चेंज होती है उसके बारे में। और क्या देखा, मास एंड वेट, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। वैसे बारिश बहुत हो रही है। और फिर उसके बाद हम लोग ने चौथा देखा फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है। पांचवा हम लोग ने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वही किसी भी ऑब्जेक्ट में एक कांस्टेंट एनर्जी होती है जो उसके अंदर फुलफिल होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, वही mgh जो होती है, mgh वैल्यू, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, एस्केप वेलोसिटी, और इसकी जो फार्मूला है हम लोग ने उसको भी, ये देखो, एस्केप इज इक्वल टू √, क्या था, 2gm/r। ये कैसे निकाला गया, डेरिवेशन है इसका यही, एनर्जी इक्वेट करके। एनर्जी एट द टाइम ऑफ, देखो यहाँ पे दो टाइम होता है, एक टाइम है जहाँ पे अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट हो, और एक टाइम ऐसा जहाँ पे ग्रेविटेशन जीरो हो, ग्रेविटेशन की वैल्यू जीरो हो। तो ऐसे दो टाइम है, और यहाँ पे g = 9.8 हो। तो दोनों टाइम पे एक एक एनर्जी होगी, ठीक है। उस एनर्जी को इक्वेट करके उसको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पे हम लोग ने इसको क्या दिया गया है, एनर्जी दिया है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड अप करके E1 = E2 कर दिया है। मतलब एनर्जी, ये जो अर्थ के पास एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो उसके बीच में जो एनर्जी होगी और उन दोनों के बीच, तो उन दोनों के एनर्जी को इक्वेट किया है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का रूल ये है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही एनर्जी कंजर्वेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी हैं, और इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे, और मैथ्स का भी लेक्चर आपको जल्दी से जल्द अपलोड करके मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।